मार्केट गुरु सीरीज में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। इंडिया के बिगेस्ट फंड मैनेजर्स में इनकी गिनती की जाती है और मैं बात कर रहा हूं प्रशांत जैन की, जो एक समय पे सिनोनिमस थे इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के साथ। जी हाँ, HDFC AMC में जब प्रशांत जैन जी थे तो उन्होंने 35 करोड़ के AUM से स्टार्ट करके 18% का कैगर रिटर्न इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दिया और करीब 43,000 करोड़ के AUM तक इस फंड को ले गए। उसके अलावा बाकी फंड्स भी उन्होंने मैनेज किए। उसके बाद HDFC म्यूचुअल फंड से निकलकर उन्होंने अपनी खुद की एक इन्वेस्टमेंट फर्म स्टार्ट की और अब उसमें एक शानदार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं प्रशांत जैन जी से। हेलो प्रशांत, थैंक यू सो मच। आज आप हमारे ऑफिस में आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। और जैसा मैंने प्रशांत जी के बारे में कहा कि इंडिया के बिगेस्ट फंड मैनेजर्स में इनकी गिनती होती है। एक चीज़ इनके बारे में और बता देता हूँ, एकेडमिकली भी काफ़ी ब्रिलियंट रहे। IIT कानपुर से इन्होंने इंजीनियरिंग की थी और IIM बैंगलोर से उसके बाद इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा लिया था। अब प्रशांत जी, पहले तो ये बताइए एंटरप्रेन्योरशिप कैसी लग रही है? आप जब एक इंडिया के बिगेस्ट फंड मैनेजर थे HDFC म्यूचुअल फंड में, उसके बाद आपने वहाँ पर छोड़कर अपना खुद का एक फर्म स्टार्ट किया और अब आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिए। कैसी रही है ये जर्नी एंटरप्रेन्योरशिप की? नहीं, ये जर्नी बहुत अच्छी रही और मुझे खुशी इस बात की है कि जब मैंने HDFC छोड़ा तो मेरे एक तो सभी से बहुत अच्छे संबंध हैं और दूसरा मैंने ऐसे टाइम पे छोड़ा जब परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक रिकवर कर चुका था और वहाँ की जो टीम है वो एक बहुत ही अच्छी टीम है और आप देखेंगे बाद में जो परफॉर्मेंस फंड्स में है वो भी एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। जहाँ तक मेरे इनिशिएटिव का सवाल है, ये भी एक अच्छा हमारा स्केल अप हुआ है और मुझे यहाँ सबसे अच्छी बात ये लगती है कि यहाँ पे कोई शेयर होल्डर के प्रति मेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो एक लिस्टेड कंपनी है। तो उसमें फंड में रिटर्न्स के साथ साथ आपको बिजनेस को एक ग्रो करने की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो यहाँ पे की नहीं है। मेरी किसी को जवाबदारी नहीं है। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला आपने। आपको क्या लगता है कि HDFC AMC को या AMC को लिस्ट नहीं होना चाहिए था? ये एक लगता है क्या कि शायद? नहीं, देखिए इसके दोनों फायदे और नुकसान हैं। और फायदा ये है कि जब कोई भी कंपनी लिस्ट होती है तो मार्केट की उससे अपेक्षा है और वो मार्केट उसको मेजर भी करता है और उससे जो मैनेजमेंट टीम है उसको मालूम है कि बहुत सारी निगाहें आपके ऊपर है, तो उससे लोग अपना बेस्ट एफर्ट भी देते हैं। और उसका नेगेटिव ये है कि उसका एक दबाव मैनेजर्स के ऊपर बना रहता है, बट वो मेरे ख्याल से एक फेज़ ऑफ लाइफ है और मैंने बहुत समय वो कर लिया था। तो मुझे लगा कि अब इस स्टेज ऑफ लाइफ में बिजनेस को ग्रो करने के लिए मुझे उतना दबाव मेरे लिए ठीक नहीं है। तो अब आपकी जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है, जरा यहाँ पर जो 3P में है उसके बारे में बताइए। परसिस्टेंस, पेशेंस एंड परफॉर्मेंस, या कुछ और तीन इसमें नाम आपके साथ? प्रूडेंस, पेशेंस एंड परफॉर्मेंस। जी देखिए, मैंने हमेशा से मेरी इन्वेस्टमेंट अप्रोच बहुत ही सिंपल रही है। तो मैंने हमेशा से सोचा और किया कि हमको एक अच्छे बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। अच्छे बिजनेस की डेफिनेशन है कि जो बिजनेस एक सस्टेनेबल हो, जो मार्केट प्लेस में compete करके ग्रो कर पाए और एक रीजनेबल रिटर्न फॉर शेयर होल्डर्स अर्न कर पाए। और प्रूडेंस का दूसरा, तो हम प्रूडेंस का मतलब है कि हम ऐसे ही सस्टेनेबल बिजनेसेस में इन्वेस्ट करेंगे। और दूसरा प्रूडेंस का भाग है कि हम अच्छे बिजनेस को भी गलत दाम पे खरीदेंगे तो उसमें लॉन्ग टर्म में भी रिटर्न नहीं आता है। अगर आपने जैसे कुछ IT कंपनीज को 2000 में खरीदा, आज 20 साल बाद भी कई कंपनीज में अच्छा रिटर्न नहीं है। कंपनीज ग्रो करी लेकिन शेयर प्राइस नहीं, क्योंकि वो बहुत ही महंगा था। तो प्रूडेंस का महत्व यही है कि हम सस्टेनेबल बिजनेस और प्राइस पे फोकस करेंगे और ऐसा खरीदने के बाद अगर आप पेशेंस रखते हैं उन बिजनेसेस के साथ तो स्वाभाविक है कि एक समय के साथ साथ परफॉर्मेंस आता है। इसमें आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली। क्या एक पैरेलल्स हैं इस समय जो 2000 में IT का जो बूम आया था उसमें और अभी जो इस समय फॉर एग्जांपल EMS स्पेस है जहां पर काफी इस समय ट्रैक्शन है, या रेलवे, डिफेंस, इसमें काफी ज्यादा, मतलब जो स्टॉक देखो 1-2 लाख करोड़ के मार्केट कैप आराम से क्रॉस हो रहे हैं। कुछ पैरेलल नजर आ रहे हैं आपको इस तरीके के? नहीं, देखिए पैरेलल है, लेकिन हमको देखिए इंडिविजुअल कंपनीज या बाजार के छोटा सेगमेंट कभी भी ओवर वैल्यूड हो सकता है। लेकिन इसीलिए मैंने देखा कि जितने भी
बड़े स्ट्रेस पॉइंट्स थे मार्केट के लिए, उसमें जब तक लार्ज कैप्स जो कि बाजार का 2/3 से 3/4 मार्केट कैप बड़े कंपनीज का है, जब तक उसमें कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है तब तक हमको अगर कहीं कहीं पे छोटे पॉकेट्स में एक्सेस वैल्यूएशंस हैं तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए। और जहाँ तक इन कंपनीज़ की बात है, देखिए ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है इनमें से कई कंपनीज़ के लिए, लेकिन ये सही ढंग से अनुमान लगाना मुश्किल है कि ये कंपनीज़ वाकई में कितना ग्रो कर पाएंगी। तो मेरे ख्याल से सम ऑफ दीज कंपनीज़ में स्टिल मेक सेंस इन अ पोर्टफोलियो सेंस, और ये हर इन्वेस्टर निवेशक से निवेशक पे उसके व्यू पे डिपेंड करेगा, बट इसका कोई क्लियर आंसर देना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। अच्छा प्रशांत जी, पीएसयूज पर सबसे पहले बुलिश बड़े फंड मैनेजर्स में आप ही हुए थे, मुझे याद है अच्छे से। और एक स्पेस जिसने मैक्सिमम रिटर्न जनरेट करके दिए हैं लोगों को पिछले 5-6 साल में, वो पीएसयू स्पेस ही रही है। यहाँ पर आपके हिसाब से क्या चल रहा है और क्यों इतनी बड़ी तेजी आ रही है? अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो भी इन कंपनियों को गाली दे रहा है उनके शेयरों में आप पैसा लगा दीजिए, आपका पैसा अच्छा बनेगा। उसके बाद ही 40% रो चल गए स्टॉक्स। लेकिन यहाँ पर आपके हिसाब से ये फ्रेंजी क्यों हो रही है इतनी? नहीं, देखिए जो पहले हुआ वो गलत था, जो पहले ये डीपली अंडर वैल्यूड था। और उसका कारण मेरे ख्याल से ये था कि आप देखिए पीएसयूज में कोई भी कंपनी आईटी, फार्मा या कंज्यूमर के क्षेत्र में नहीं है। जहाँ अधिकांश पीएसयूज वो इकोनॉमी वाले एरियाज में है, चाहे वो बैंक्स हों, चाहे कैपिटल गुड्स हों, चाहे पावर सेक्टर हो। और जब कोविड आया तो इकोनॉमिक सेंसिटिव सेक्टर्स को बहुत परेशानी हुई और उससे काफ़ी पीएसयूज ने, लगभग सभी पीएसयूज ने अंडर परफॉर्म किया। लेकिन जो सेक्टर उस टाइम अच्छा कर रहे थे वो उसमें पीएसयूज थे ही नहीं, तो सबको, बहुत से लोगों ने ऐसा माना कि सभी पीएसयूज खराब हैं, जबकि काफ़ी हद तक वो दिक्कत जो थी वो उन सेक्टर्स की थी। और जैसे जैसे कोविड गया, इकोनॉमी रिकवर करी और इकोनॉमिक सेंसिटिव सेक्टर्स ने अच्छा किया तो इन्होंने अच्छा किया। और क्योंकि ये पीएसयूज थे, पीएसयूज के प्रति लोगों का विशेष नेगेटिव व्यू हो गया था, तो इसलिए जब इन सेक्टर्स ने अंडर परफॉर्म किया तो उन कंपनीज ने बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया। तो नीचे में कंपनीज 2-2, 3-3 पी पे मिलती थी। तो आज वो दौर पूरा गुजर चुका है और कंपनीज अच्छी कर रही हैं, तो इसीलिए इन कंपनीज में इतना इंटरेस्ट है। मेरे ख्याल से अब इन कंपनीज में पी मल्टीपल फेयर वैल्यू के हिसाब से सोचें तो बढ़ने की जगह कम है, मतलब है, लेकिन इनमें ये ग्रोइंग कंपनीज है तो ओवर टाइम ये अभी भी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। ओके, ओवर टाइम भी वेल्थ क्रिएशन हो सकती है यहाँ पर। तो बेसिकली अब आप बिजनेस की, इसको सिर्फ एक बिजनेस की तरह से देखें, पीएसयू वर्सेस प्राइवेट इतना देखने की जरूरत नहीं। मैंने हमेशा से यही कहा है कि इसको पब्लिक वर्सेस प्राइवेट को हमको एक जनरलाइज नहीं करना चाहिए। कुछ पीएसयू अच्छे हैं, कुछ उतने अच्छे नहीं हैं। कुछ प्राइवेट कंपनीज अच्छी हैं, कुछ प्राइवेट कंपनीज उतनी अच्छी नहीं है। हाँ बिल्कुल। पावर सेक्टर में एनटीपीसी पर आपने काफी बुलिश बेट ली है। आप पता नहीं मुझे, मतलब खैर जब आप म्यूचुअल फंड में स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं करते थे, लेकिन ये इतनी बड़ी बेट यहाँ पर लेने का क्या लॉजिक है? और काफी आउटपरफॉर्म भी किया स्टॉक ने। नहीं, देखिए आई थिंक पावर सेक्टर में बाजार को, पावर सेक्टर में जो उसका व्यू था वो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक गलत था। और आज जो हो रहा है उसको देख के हम ये कह सकते हैं कि वो व्यू गलत था। पहला तो ये देखिए कि जो सोलार और विंड पावर है इसका मार्केट शेयर बढ़ेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो थर्मल पावर है वो ख़त्म हो जाएगी या उसकी डिमांड नहीं ग्रो करेगी। क्योंकि सोलर और विंड पावर जो है ये 24/7 की पावर नहीं है। तो आपको जैसे शाम के वक्त जब सोलर पावर नहीं है तो आपको बिजली कहाँ से मिलेगी, और अभी भी स्टोरेज कॉस्ट बहुत महंगी है। तो इसलिए थर्मल पावर मेरे ख्याल से ग्रोथ सेक्टर है नंबर 1। और नंबर 2 देखिए, सोलर और विंड पावर लगाने में सबसे बड़ा वेरिएबल क्या है, वो है कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। क्योंकि आप 100 करोड़ का प्लांट लगाते हैं तो उसमें 70-80% जो है वो डेट है। तो जो भी कंपनी डेट को सबसे कम कीमत पे बोरो कर सकती है वो उसकी कंपैरेटिवनेस सबसे ज़्यादा हो जाएगी। और इस बात पे सभी सहमत हैं कि एनटीपीसी की जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो हमारे देश में इससे कम शायद ही किसी कंपनी की कम हो। तो मेरा ये मानना था कि
सोलर और विंड पावर में भी एनटीपीसी बहुत अच्छे तरीके से compete करेगा और वही हो। तो अभी भी बुलिश हैं आप? मेरे ख्याल से उसमें अभी भी ओवर वैल्यूड नहीं है, ये ग्रोइंग कंपनी है और समय के साथ साथ मुझे लगता है इसमें रिटर्न बनना है। प्रशांत जी, आपने बहुत बड़ी बेट ली और बहुत उसके आपके लिए सक्सेसफुल भी रही महिंद्रा एंड महिंद्रा की, और स्टॉक अभी भी फ्रेश ऑल टाइम हाई पर है। ये ऑटो स्पेस में क्या एक स्पेसिफिक बेट थी या आप पूरे सेक्टर पर पॉजिटिव हैं यहाँ पर इस समय? देखिए, ऑटो एक अच्छा सेक्टर है क्योंकि इंडिया में केवल 10% घरों में आज भी कार है, 10 से 12%। और तो मेरे ख्याल से ऑटो एक ग्रोइंग सेक्टर है। और जहाँ तक महिंद्रा की बात है, आई थिंक बहुत स्पेसिफिक नहीं बात करके, लेकिन इनके जो नए प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और नए मैनेजमेंट के आने के बाद इन्होंने जो कैपिटल एलोकेशन है उसको भी काफ़ी फोकस किया है। तो मुझे लगता है ये एक अच्छी कंपनी है, सक्सेसफुल कंपनी है और इनका इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स में भी ये काफ़ी काम कर रहे हैं और समय के साथ साथ हमको इनके ईवीज़ भी देखने को मिलेंगे। लेकिन देखिए, इस बाज़ार में कोई भी चीज़ बहुत सस्ती नहीं है। आज हमको याद रखना चाहिए कि ये बाज़ार कहाँ पे खड़ा है। इंडिया में ग्रोथ है, ग्रोइंग इकोनॉमी है और शेयर बाज़ार लॉन्ग टर्म में यहाँ से भी ग्रो करेगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन आज हम ऐसा नहीं कह सकते कि कोई भी सेक्टर बहुत सस्ता मिल रहा है। प्रशांत जी, ये सवाल अब मुझे आपसे पूछना है और आपको इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अब आप शायद दे सकते हैं इसका जवाब। इस समय मार्केट को एक थोड़ा सा कह लें कि एक स्ट्रेस हो रहा है कि जो देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है HDFC बैंक, वो क्यों नहीं चल रहा है? क्या आपने लिया पोर्टफोलियो में, और इस समय आपका इस मर्जर के बाद क्या व्यू? अब आप थोड़ा इंडिपेंडेंटली इस पर बात कर भी सकते हैं। नहीं, देखिए, ये देश का एक बहुत ही अच्छा बैंक है और इसका आंसर, देखिए, एक समय ऐसा था जब इस शेयर ने अपने ग्रोथ से ज़्यादा रिटर्न दिया था, तो इसका प्राइस टू बुक बहुत बढ़ गया था। तो जब कोई भी चीज़ बहुत महंगी हो जाती है, तो जैसा मैंने शुरू में ही कहा था कि उसके बाद कुछ समय ऐसा हो सकता है कि बिजनेस ग्रो करे लेकिन शेयर में रिटर्न नहीं आए। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि केवल अच्छा बिजनेस खरीदना ही काफ़ी नहीं है। अच्छी वैल्यूएशन अच्छे कम से कम बहुत हाई वैल्यू पे तो नहीं खरीदना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अब इसकी वैल्यूएशंस काफ़ी रीजनेबल हो चुकी हैं और हमको 2-3 बातों का और ख्याल रखना चाहिए कि लीमन क्राइसिस के बाद जो बैंक्स में कैपिटल एडिक्वेसी का रेशो है वो बढ़ गया है। तो उसकी वजह से जो बैंक्स का पोटेंशियल रिटर्न ऑन इक्विटी है वो उतना नहीं है जितना पहले था। दूसरा, ये बैंक बहुत बड़ा हो गया है, खास तौर से मर्जर के बाद। तो जब कोई चीज़ बहुत बड़ी हो जाती है तो वो मार्केट सिस्टम से फिर भी फास्ट ग्रो कर सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक एब्सोल्यूट ग्रोथ में स्लोनेस आती है। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा बैंक है ये, इन्वेस्टर्स को इसमें पेशेंस रखनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, और समय के साथ ये अच्छा करेगा। बिल्कुल। एक पिछले साल जो एक चीज़ थी वो न्यू एज कंपनीज को लेकर थी, जहाँ पर काफ़ी बड़े बबल्स हुए थे और वहाँ पर उसके बाद हमने बड़ी डिक्लाइन देखी थी। अब आजकल पॉजिटिव व्यू बन रहा है, जैसे इवन आपके पोर्टफोलियो में जोमेटो है या लैंडमार्क कार्स है। ये स्पेस आपको लगता है कि अब करेक्ट हो चुकी है इनफ, और क्या यहाँ ट्रिगर हैं, अब प्रॉफिटेबल ग्रोथ के ट्रिगर्स हैं आगे जाते हुए आपके हिसाब से? ये हमारा पोर्टफोलियो पब्लिक नहीं, लेकिन आप मीडिया वाले आप हम सब निकाल लेते तो देखिए, नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, ये मैं फिर वही बात कहूँगा, देखिए, बिजनेस न्यू एज हो ओल्ड एज हो उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। हमको समझना है कि उस बिजनेस के राइट टू विन बाजार में ROE कमाने के लिए उसमें कितनी सस्टेनेबिलिटी है, कितनी क्वालिटी है, और उसका ही हम क्या प्राइस पे कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जो बिजनेसेस हमने लिए हैं, ये बिजनेसेस अच्छे हैं और अच्छे थे भी पहले इनका प्राइस मेरे ख्याल से ठीक नहीं था, अब इनका प्राइस ठीक है, तो इसीलिए हमने इसमें इन्वेस्ट। बट ये प्रॉफिटेबल ग्रोथ आपको दिखती है यहाँ पे? मेरे अनुमान में प्रॉफिटेबल ग्रोथ दिखती है। आईटी पर क्या व्यू है आपका? लार्ज कैप आईटी में काफी हमने करेक्शन देखा, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर से जो एक चीज निकल कर आई कि खराब नंबर्स के बावजूद स्टॉक्स ने गिरना बंद कर दिया। क्या ये एक वैल्यूएशन कंफर्ट की वजह से सिर्फ गिरना बंद हुए हैं स्टॉक्स, या फिर मार्केट को लग रहा है कि अब सब कुछ प्राइस दिन है, यूएस रिसेशन, बॉन्ड यील्ड्स और वैल्यूएशन कंपैरिजन जो भी था वो सब कुछ प्राइस दिन है, या कोई और रीजन है कि जो आईटी स्टॉक्स इस समय एक्चुअली आउट परफॉर्म कर रहे हैं सबसे ज्यादा? देखिए,
एक तो इसमें टाइम और प्राइस करेक्शन काफ़ी हो चुका है। जो कोविड के बाद अचानक इन सेक्टर का मल्टीपल्स बहुत बढ़ गया था, वो गलत था। क्योंकि कोविड में लॉकडाउन के बाद जब इकोनॉमी खुली, जब डिजिटल अडॉप्शन हुआ, तो उस समय ग्रोथ ज़्यादा थी। लेकिन ऐसा मानना कि ग्रोथ हमेशा के लिए हायर हो जाएगी, शायद वो गलत था। और इसीलिए वो मल्टीपल्स वहाँ तक गए। वो मल्टीपल्स काफ़ी हद तक करेक्ट हो चुके हैं और ये मल्टीपल्स प्री कोविड से अभी भी थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन वो हम पूरे बाजार के लिए कह सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अब ये कंपनीज नियर अराउंड फेयर वैल्यू है। और लेकिन हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये सेक्टर इतना बड़ा है और कि इसमें बहुत रैपिड ग्रोथ की उम्मीद नहीं है। बट मेरे को लगता है फिर भी एक सामान्य रिटर्न इन सेक्टर्स में, इस सेक्टर में लॉन्ग टर्म में आना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग पर अब क्या व्यू बन रहा है आपका प्रशांत जी, क्योंकि ये एक स्पेस रही है जहाँ पर लोगों ने बहुत बड़ी बुलिश बेट्स लिए हैं, आउटसाइज बेट्स लिए हैं पिछले 2 साल में। देखिए, इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग का आई थिंक आउटलुक बहुत अच्छा है और उसके 2 कारण हैं। एक तो ये कि इंडिया की जो वेजेस थी वो पिछले 10 वर्षों में एशिया में सबसे कम बढ़ी है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज़ हैं। तो उससे हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग में कॉस्ट कंपेरेटिवनेस आ गई है। और दूसरा ये चाइना में कोविड में लॉकडाउन के बाद और यूक्रेन वॉर के बाद विश्व की जो बड़ी कंपनीज हैं उनको एक ऑल्टरनेट सोर्स मैन्युफैक्चरिंग का बनाना है। और साथ में हमारी गवर्नमेंट ने, सरकार ने बिजनेस एनवायरनमेंट इम्प्रूव करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए काफ़ी कदम भी उठाए। तो इस सब को देखते हुए मुझे लगता है कि इस बार हम वाकई में मैन्युफैक्चरिंग का जो हमारा शेयर है ग्लोबली उसको बढ़ा पाएंगे और मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ आएगी। लेकिन साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इसमें जो काफ़ी कुछ कंपनीज हैं वो बहुत महंगी हो चुकी हैं। बिल्कुल। हाँ, तो इसमें हमको फिर से वही कॉशियस रहना चाहिए कि बिजनेस तो ग्रो करेगा, लेकिन 3-5 साल में, 10 साल में वो स्टॉक्स ग्रो करेंगे कि नहीं, इसका मतलब हर को अपना अपना अनुमान बहुत सावधानी से करना चाहिए। फार्मा में भी आपकी बेट्स रही हैं, सिप्ला रही है आपकी बेट, सन फार्मा, इप्का लैब्स, काफ़ी आपकी पोजीशंस हैं फार्मा में। क्या एक पोस्ट कोविड रैली आई, फिर एक बड़ी डिक्लाइन आई, पिछले 6 महीने में हमने एक अच्छा मूव देखा है फार्मा में। क्या ये एक वैल्यूएशन कैचअप प्ले है या फिर एक यूएस में एक प्राइसिंग प्रेशर एंड होने का एक क्लियर साइंस है? और क्या टेक ओवर के भी एक, क्योंकि एक बज़ चल रहा है सिप्ला को लेकर, क्या इसकी वजह से भी थोड़ा सा बज़ है? आपके हिसाब से यहाँ पर क्या व्यू होगा? देखिए, फार्मा जो सेक्टर था ये एक अच्छा एग्जाम्पल है कि अच्छी कंपनी आप गलत दाम पे खरीदेंगे तो क्या होता है। हाँ। 10 साल पहले जो फार्मा कंपनीज के दाम थे, कहीं कहीं पे आज वही दाम। बिल्कुल, जैसे सन फार्मा है जैसे। हाँ। तो ये क्यों? कंपनी अच्छी थी लेकिन 10 साल पहले का प्राइस गलत था। तो आई थिंक ये एक लंबा समय हो गया जिसमें प्राइस टाइम करेक्शन हुआ, इनके मल्टीपल्स रीजनेबल हो गए और इसीलिए इनका आउटलुक भी मेरे ख्याल से रीजनेबल है। और ये बात सही है कि यूएस में प्राइसिंग प्रेशर कम हुआ है जेनरिक्स के लिए, लेकिन मेरे ख्याल से ये स्ट्रक्चरल चेंज है या ये एक छोटा सा फेज है, ये कहना मुश्किल है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है ये अच्छी कंपनीज हैं, इसमें लोकल मार्केट भी ग्रो करता है और यूएस जेनरिक्स में भी हमारी कंपनीज बहुत कंपेरेटिव है। तो मेरे, जैसा मैंने पहले कहा कि इस बाजार में कुछ भी बहुत सस्ता नहीं है, तो ये भी एक सामान्य वैल्यूएशन पे ही चल रहा है। प्रशांत जी, एक अगर इंडिया को यहाँ से 3 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनना है, जो कि प्रधानमंत्री जी का भी एक एम रहा है, तो आप किन सेक्टर पर बुलिश होंगे और आपका क्या व्यू होगा ओवरऑल मार्केट पर? देखिए, भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था है इस टाइम जिसको कि रिमोट वर्किंग की वजह से जो सर्विसेज में ग्रोथ है, एक्सपोर्ट्स में वो, और जैसा मैंने पहले कहा मैन्युफैक्चरिंग में, दोनों ग्रोथ साथ में मिलेगी। तो जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पिछले 20 सालों में 6% के आसपास रही,
वो 7 से 8% मेरे ख्याल से आने में कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे मुझे लगता है जो कंज्यूमर जो बेसिक नीड्स हैं हमारी, उसको छोड़ के लगभग सभी सेक्टर जो है तेजी से ग्रो करें, क्योंकि जो बहुत बेसिक गुड्स हैं उनका पेनिट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो जैसे कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है या केपेक्स है, एक्सपोर्ट्स हैं, मेरे ख्याल से इन सभी सेक्टर्स में अच्छी ग्रोथ रहेगी। तो जहाँ तक इन्वेस्टिंग का सवाल है, हमको मैं फिर वही कहूँगा कि ग्रोथ अपने आप में ग्रोथ ही काफ़ी नहीं है। हमको हम उस ग्रोथ कितनी ग्रोथ प्राइस्ड इन है, हम उसको क्या दाम दे रहे हैं, हमको उस पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। ओके अच्छा ये HDFC AMC आपने सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि एक आपका एक इतने सालों से एक एसोसिएशन रहा है इसके लिए, या आपको जेन्युइनली लग रहा है कि ये सब स्टॉक्स, एसेट मैनेजमेंट, लाइफ इंश्योरेंस, जो नॉन लेंडिंग पार्ट ऑफ फाइनेंशियल से, ये इंडिया में अच्छा करेंगे यहाँ से? देखिए, मैं उसके बारे में नहीं बोलता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा एसोसिएशन की वजह से हम किसी दूसरे के पैसे से अपने फंड में कोई शेयर नहीं ले सकते, क्योंकि हमारी जवाबदारी है अपने इन्वेस्टर्स को। बिल्कुल। तो मुझे लगता है, देखिए, म्यूचुअल फंड एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है और ये आप देख ही रहे हैं, और ये वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड्स है। बिल्कुल। और बैंक में और इसमें जो रिलेशनशिप है वो और स्ट्रांग हो जाएगी, और इनका परफॉर्मेंस भी स्कीम्स का बहुत स्ट्रांग है। तो जब म्यूचुअल फंड में किसी कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग होता है तो स्वाभाविक है कि उसका बिजनेस के ग्रोथ में वो सहायक है। लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि आज ये शेयर भी कोई बहुत सस्ता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से फिर भी ठीक है। ओके प्रशांत जी, इस समय मार्केट स्पेसिफिक रिस्क क्या है? क्या मिड कैप और स्मॉल कैप में इस समय एक वैल्यूएशन बबल का रिस्क लग रहा है आपको, क्योंकि बहुत बड़ी रैली हुई है मिड कैप स्मॉल कैप? नहीं, आई थिंक ये इस ऑब्जर्वेशन से मैं सहमत हूँ कि इस बाजार में अगर कहीं पर एक्सेस है, रिस्क है, तो वो स्मॉल कैप्स में है। मिड कैप्स में भी उतना नहीं है, स्मॉल कैप्स में बहुत ज़्यादा कहीं कहीं पर एक्सेस है। और ऐसा हो सकता है फिर भी कि ये, क्योंकि बहुत सारी कंपनी है स्मॉल कैप्स में, आप 100 कंपनी देखेंगे तो 2-5% में फिर भी वैल्यू आ सकती है। लेकिन अगर हम आम तौर पे कहें तो स्मॉल कैप्स में वाकई काफ़ी एक्सेस है, और उसमें मोमेंटम भी उसी में है, क्योंकि रिटेल निवेशकों का जो फ्लो है, जो स्मॉल कैप फंड्स में पैसा आ रहा है, तो ये सब इसका कारण है। लेकिन हमको ये याद रखना चाहिए कि शेयर बाज़ार में जो मेजॉरिटी ओपिनियन है वो अधिकांश गलत जाता है। जो भी मोस्ट पॉपुलर इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो 2000 में IT रहा हो, चाहे 2007 में इंफ्रा रहा हो, चाहे 2014 में फार्मा रहा हो, या कुछ वर्ष पहले न्यू एज कंपनीज, तो जहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी है, तो वहाँ पर अच्छा रिटर्न बनने की संभावना बहुत कम हो जाती है। यहाँ से इन्वेस्टर्स कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करें फिर मार्केट्स में? आई थिंक, देखिए, इंडिया एक लोअर इन्फ्लेशन कंट्री बन चुका है। तो हम पिछले 4 दशकों का अगर इन्फ्लेशन देखें, जो 9-10% का इन्फ्लेशन होता था, वो पिछले 9-10 सालों में मात्र 5% रह गया है। तो इससे क्या हो रहा है, जो भारत के रुपए के टर्म्स में अर्थव्यवस्था की ग्रोथ है, वो 6 से 8% और 5%, 11 से 13% हो गई है। तो मुझे लगता है एक लंबे समय में हमको जो मार्केट्स के इंडेक्स हैं, उसमें लगभग 12% का लॉन्ग टर्म का हमको रिटर्न का उम्मीद करना चाहिए। ओके, वो अगर होगा तो बहुत शानदार वेल्थ बनेगी। नहीं, मेरे ख्याल से उतने की जगह है, और खास तौर से क्योंकि लार्ज कैप्स में एक्सेस वैल्यूएशन नहीं है अधिकांश जगह। बिल्कुल। शाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मेरे ख्याल से थोड़ा सा खुल के भी बात की आपने इस बार, थोड़ा सा। आई नो, लेकिन जब पहला फंड में थे तो थोड़ा सा ज्यादा रिस्ट्रिक्शन थी, बट थैंक यू सो मच। थैंक यू।